नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। मैं उमाकांत आनंद आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरनेशनल बिजनेस का जो कंसेप्ट है, जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का एक अपने आप में एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है और मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम के अंदर इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। वो एग्ज़ाम चाहे यूजीसी नेट कॉमर्स की हो, चाहे वो पीजीटी कॉमर्स की हो, चाहे टीजीटी कॉमर्स की हो, चाहे आपका यूपीएचएससी है या इसके अलावा जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर्स की एग्ज़ाम्स हैं। अगर आप कॉमर्स के सिलेबस को बारीकी से देखें तो इस टॉपिक ये जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर जरूर यहाँ से पूछा जाता है। तो इस पूरे टॉपिक को मैं कोशिश करूंगा कि हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा चला जाए, लेकिन मैं पूरी कोशिश होगी कि इससे संबंधित जो भी क्वेरीज हैं आपकी, जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कंसेप्चुअल बातें हैं, वो सारी की सारी बातें मैं आपको इसके अंदर बताने की कोशिश करूंगा। तो जो सबसे पहली अगर आप देखें तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो एक्चुअली दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। पहला एफडीआई जिसे हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और जो दूसरा पार्ट है उसे हम बोलते हैं एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। यहाँ गलती से शायद गलत लिख गया है तो उसे आप ठीक कर लीजिएगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, दोनों का फर्क समझिए। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, यानी एफडीआई जब कोई देश करता है या कोई कंपनी करती है तो उस कंपनी का पर्पस क्या होता है कि उस बिजनेस के अंदर अपनी कंट्रोलिंग लेना। कंट्रोलिंग लेने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए हम किसी कंपनी के अंदर पैसा लगा रहे हैं इन फॉर्म ऑफ एफडीआई, तो हमारी कोशिश होगी उस कंपनी के अंदर हमने पैसा लगाया तो कंपनी पे मेरा कंट्रोल होना चाहिए, मतलब मेरी उसके अंदर हिस्सेदारी होनी चाहिए, मेरी उसके अंदर कंट्रोलिंग होनी चाहिए। एफपीआई का दूसरा मामला है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर हमारा जो पर्पस होता है वो कंट्रोलिंग लेना नहीं होता, हमारा पर्पस सिर्फ पैसे अर्न करना होता है। हमने किसी कंपनी में पैसे लगाए, हमारा उद्देश्य क्या है कि हमें कंपनी पैसे कमाए तो उसका डिविडेंड मुझे दे। दिस इज कॉल्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब ध्यान से समझिए, एफडीआई के अंदर जो कंट्रोलिंग होती है वो या तो 10% होगी या 10% से ज़्यादा, यानी 10% से ज़्यादा का जो कंट्रोलिंग वाला मैटर है वो एफडीआई के थ्रू ही पॉसिबल है। और जो प्रॉफिट होता है एफपीआई से वो आपका जो होता है वो लेस देन 10% होगा, इससे ज़्यादा का प्रॉफिट नहीं हो सकता इसमें। ये इसका सिस्टम है। अब आपको क्या करना है, टाइप्स ऑफ एफडीआई पढ़ना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है और यूजीसी नेट कॉमर्स में तो ये क्वेश्चन फेवरेट रहा है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक बार हम टाइप्स का बेसिस आपको बताएंगे और अगली स्क्रीन पे हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इसको पिक्चोरियल डेटा फॉर्म में कैसे इसे याद किया जा सकता है। एक चीज़ और, अगर ये पूरा लेक्चर आप पूरा कायदे से देखेंगे तो आप यकीन मानिए इस पूरे लेक्चर को देखने के बाद इससे जुड़ी एक एक बात आपके दिमाग में सेट हो जाएगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। बहुत दो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो इतनी बार रिपीट करी जाएंगी कि आपके दिमाग में गूंजती रहेंगी। अगर आप ध्यान से उस पूरे लेक्चर को देख लेंगे तो दोबारा इस कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसकी मैं अपनी तरफ से कमिटमेंट कर रहा हूँ आपके साथ आपसे। चार इसमें देखिए टाइप्स हैं। पहला टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट मोटिव और चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री मोड। ये मैंने आपको चार बेसिस दिए हैं और आप गूगल करके देखिए या बुक्स में देखिए तो इतना सटीक कंटेंट नहीं आपको इजीली मिलेगा। कई जगह से मैंने इस कंटेंट को लिया हुआ है, उसके बाद जाके मैंने इसको तैयार किया। अब देखिएगा जो नेक्स्ट चार्ट है वो मज़ेदार चार्ट है जहाँ से आपको ये पूरी चीज़ क्लियर होगी। आते हैं नेक्स्ट चार्ट पे। देखिए ये आपके सामने एक चार्ट है और बहुत ही ध्यान से आप इसको देखेंगे। टाइप्स ऑफ एफडीआई की हम बात करें तो जो पहला टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ अगर डायरेक्शन की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन दो प्रकार से हो सकता है। पहला क्या हो सकता है, इनवर्ड एफडीआई, दूसरा हो सकता है आउटवर्ड एफडीआई। इनवर्ड एफडीआई क्या बताता है आपसे, जब कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करे, कोई विदेशी कंपनी। अब इनवर्ड के मतलब को समझिए पहले। इनवर्ड का मतलब हमारे देश कोई चीज़ हमारे पास आनी, यानी इनवर्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंदर कोई विदेशी कंपनी भारत के अंदर आके इन्वेस्ट करती है। जैसे कि होंडा कंपनी भारत के अंदर आई और उसने पहले क्या किया, हीरो के साथ टाई अप करके बिजनेस किया और आज की डेट में हालांकि वो अलग हो गई। तो ये क्या है, ये इनवर्ड एफडीआई है। उसी बेसिस ऑफ डायरेक्शन के अंदर दूसरा टाइप है आउटवर्ड एफडीआई। आउटवर्ड क्या बताता है कि जब इंडियन कंपनी बाहर जाके इन्वेस्ट करे, जैसे टाटा ने क्या किया, भारत की कंपनी है और ये कंपनी दूसरे देशों के अंदर अपना काम कर रही थी, क्या हो गया, आउटवर्ड एफडीआई हो गया। तो बेसिस ऑफ डायरेक्शन वाली जो विंग है वो शायद आपको कंफर्म हो गई होगी। अब आते हैं हम लोग किस पे, बेसिस ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी के आधार पे एफडीआई दो प्रकार की होती है। पहली कौन सी, हॉरिजेंटल, दूसरी होती वर्टिकल।
अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है सेम टाइप ऑफ बिजनेस, ऑपरेशन या इंडस्ट्री। यानी हॉरिजॉन्टल एफडीआई के अंदर आप सेम टाइप की बिजनेस, इंडस्ट्री या ऑपरेशन के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो हो जाएगा क्या, हॉरिजॉन्टल इन्वेस्टमेंट। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि किस बिजनेस के अंदर, मतलब कौन से एफडीआई के अंदर हम सेम टाइप में, मतलब सेम लाइन ऑफ बिजनेस के अंदर ही इन्वेस्ट करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन था आपका हॉरिजॉन्टल एफडीआई। वर्टिकल की हम बात करें तो वर्टिकल सेम तरीके का नहीं होता है। वर्टिकल के 3 टाइप होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड, एक बैकवर्ड, एक कॉन्ग्लोमरेट। आ जाइए आप नीचे देखिए इनको। तो वर्टिकल के 3 टाइप हैं। पहला कौन सा है वर्टिकल का, पहला है आपका फॉरवर्ड, दूसरा बैकवर्ड, तीसरा कॉन्ग्लोमरेट। फॉरवर्ड को समझिए। फॉरवर्ड एफडीआई के अंतर्गत एक कंपनी अपने से एक स्टेप ऊपर वाली कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करती है। यानी फॉरवर्ड शब्द का मतलब क्या है, फॉरवर्ड का मतलब आगे बढ़ना। तो इसके अंदर एक कंपनी अपने लेवल से थोड़ा ऊपर वाली कंपनी के लेवल में इन्वेस्टमेंट करने का काम करती है। जैसे मान लो कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अभी तक सिर्फ वो कार बनाती थी, वो कार डिस्ट्रीब्यूट करने का काम नहीं कर रही थी, तो उसने क्या किया, कोई कार डिस्ट्रीब्यूटिंग के साथ टाई अप कर लिया। तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड एफडीआई। यानी अपने से बेहतर लेवल वाली कंपनी के साथ अगर एफडीआई, किसी कंपनी में एफडीआई करे तो वो हो जाएगा आपका क्या, फॉरवर्ड एफडीआई। बैकवर्ड थोड़ा सा इसका जस्ट अपोजिट है। बैकवर्ड में एक कंपनी अपने से नीचे स्तर वाली कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करती है। जैसे एग्जांपल के लिए कोई कार बनाने वाली कंपनी है और उसने क्या किया, टायर बनाने वाली कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। भाई कार बनाती है तो जाहिर सी बात है टायर बनाने से थोड़ा सा बेटर सिचुएशन है, और उसने क्या किया, टायर बनाने वाले में इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो दिस इज बैकवर्ड एफडीआई। तीसरा कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई का मतलब है कि जहां पर हम अनरिलेटेड इंडस्ट्री के अंदर एफडीआई करते हैं, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी कि हम लोग मान लीजिए सपोज दैट काम कर रहे हैं कार में, मतलब कार मैन्युफैक्चरिंग का, और हमने क्या किया, किसी दूसरे तरीके की इंडस्ट्री के अंदर हमने बिजनेस, दूसरी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट किया। तो ये हो गया आपका क्या, कॉन्ग्लोमरेट। अब वापस चलेंगे पुराने चार्ट पे। पुराने चार्ट पे अगर आप आएँ तो तीसरी विंग पे आते हैं। तीसरी विंग आपसे क्या बताती है, ये बताती है इन्वेस्टमेंट मोटिव। तो हमारे इन्वेस्टमेंट के मोटिव क्या होते हैं, उसके आधार पे भी एफडीआई को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है रिसोर्स सीकिंग एफडीआई, मार्केट सीकिंग एफडीआई और इफिशिएंसी सीकिंग एफडीआई। जरा ध्यान से इस बात को समझिएगा, मैं थोड़ा जूम करके इसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। रिसोर्स सीकिंग एफडीआई का मतलब क्या, जब कोई कंपनी उस देश के अंदर इन्वेस्टमेंट करे जहाँ पर लेबर मटेरियल वगैरह सस्ता मिलता हो। कुछ कंट्रीज़ होती हैं होशियार टाइप की, जो दूसरे देश में इस पर्पज़ के लिए इन्वेस्टमेंट करती हैं कि वहाँ पे लेबर और भी रिसोर्सेस वहाँ सस्ते हैं, जिनका फ़ायदा उठा के वहाँ के मार्केट पे कैप्चर किया जा सके। इसको बोलते हैं रिसोर्स सीकिंग एफडीआई। मार्केट सीकिंग एफडीआई का मतलब क्या, कुछ ऐसी कंट्रीज़ होती जिनमें मार्केट का साइज बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि आपका प्रोडक्ट वहाँ सक्सेसफुल हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए इंडिया का जो मार्केट साइज़ है बहुत बड़ा है, तो ज़्यादातर कंट्रीज़ हमारे देश के अंदर इसी वजह से इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, क्योंकि वहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है सक्सेस होने की। इफ़िशिएंसी सीकिंग का मतलब क्या, कुछ ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पे हमें लेबर सस्ता भी मिलता है और स्किल्ड लेबर मिल जाते हैं, यानी सस्ते और अच्छे लेबर आपको मिल जाएंगे, उसे हम बोलते हैं इफ़िशिएंसी सीकिंग एफडीआई। आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। 4 विंग आपको बताए गए थे। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, जिसमें आपने इनवर्ड आउटवर्ड पढ़ा। ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पढ़ा। वर्टिकल के अंदर 3 पढ़े, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, कॉन्ग्लोमरेट। अब हम बात किसकी कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट मोटिव की, जहां आपने देखा रिसोर्स सीकिंग, मार्केट सीकिंग, इफिशिएंसी सीकिंग। अब हम लास्ट बात करने जा रहे हैं किसकी, ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री मोड। तो एंट्री मोड के अंदर 2 प्रकार के इन्वेस्टमेंट है, एक ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, एक ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर टपक चुका है, पूछा गया है। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट एक ऐसा सिस्टम जहां पे एक कंपनी बिल्कुल किसी नए बिजनेस को विदेश में जाके स्टार्ट कर रही है। कोई नई मतलब कोई कंपनी दूसरी कंट्री में जाके नए ढंग से किसी बिजनेस को स्टार्ट करती है, उसे हम बोलते हैं ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। और फिर है आपका ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ब्राउन फील्ड में ऐसा नहीं होता है। ब्राउन फील्ड में हम क्या करते हैं, उस देश की ऑलरेडी सेटअप जो कंपनीज हैं उनके साथ टाई अप करके विद मर्जर एंड एक्विजिशन हम वहाँ पे बिजनेस करते हैं, वहाँ पे मतलब एफडीआई करते हैं। वो है आपका क्या,
ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। तो आई थिंक ये जो कंसेप्ट है आपको, इसका टाइप्स वाला कंसेप्ट, ये आपको समझ में आ गया होगा। जो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये लेक्चर काफ़ी बड़ा होने वाला है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, और अगर आपको ध्यान रहेगी तो एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। अब हम लोग इससे संबंधित कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको हम लोग देखेंगे, ताकि कोई दिक्कत, कोई डाउट आपका इससे संबंधित नहीं रहना चाहिए। अब देखिए क्या चीज़ अभी इसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके जो रूट्स होते हैं, एफडीआई किस किस तरीके से की जा सकती है, एफडीआई के और क्या फंडे हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलिए, एफडीआई रूट इन इंडिया। भारत के अंदर एफडीआई 3 ढंग से की जा सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं आपको यहाँ पे, पूरा लेक्चर बहुत ध्यान से देखना आपको। एफडीआई रूट इन इंडिया के अंदर हम बात करें तो एफडीआई हमारे देश में 3 ढंग से हो सकती है। पहला क्या, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी। पहली कैटेगरी बताती है 100% एफडीआई परमिटेड थ्रू ऑटोमेटिक रूट। हमारे देश के अंदर जो ऑटोमेटिक रूट है उसमें 100% एफडीआई आपको परमिट है। दूसरा, अप टू 50% एफडीआई परमिट थ्रू गवर्नमेंट रूट। इसके अंदर आपको 100% एफडीआई जो है वो है, परमिट है, बट गवर्नमेंट रूट से जा सकते हैं। और तीसरा आपका 100% एफडीआई परमिट ऑटोमेटिक गवर्नमेंट रूट। गवर्नमेंट के भी कुछ ऑटोमेटिक प्लस गवर्नमेंट रूट हैं जिसके थ्रू भी आप 100% कर सकते हैं। बट कैटेगरीज पहचानना आज जरूरी है। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, पूछा जाएगा कि ये किसके अंदर आता है, गवर्नमेंट के अंदर आता है या प्राइवेट के अंदर आता है, ये किस में। पहला समझिए पार्ट, जो गवर्नमेंट एफडीआई रूट, ऑटोमेटिक एफडीआई रूट है, उसको जरा ध्यान से देखिए। इसके अंदर कहा गया है, इन ऑटोमेटिक रूट द फर्म एंटिटी डज नॉट रिक्वायर द प्रायोर अप्रूवल। यानी अगर आप इस वाले रूट के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्टली जाके आप क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी आपको कोई प्रियोर पर अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली आप अप्रूवल कर सकते हैं, गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी। कौन कौन से तरीके के इन्वेस्टमेंट इसके अंदर हैं उनको देखिए। इसके अंदर जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट है आपका, मेडिकल के अंदर आप 100% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, थर्मल पावर के अंदर 100% इन्वेस्टमेंट है, और सर्विस अंडर सिविल एविएशन सर्विसेज। जो सिविल एविएशन सर्विसेज हैं, चाहे उनके मेंटेनेंस हो चाहे रिपेयरिंग हो, उसमें भी 100% आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंश्योरेंस में 49%, इंश्योरेंस कंपनी इन सिक्योरिटी मार्केट उसमें भी 49%, पोर्ट और शिपिंग में, और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी आप 100% कर सकते हैं। पेंशन के अंदर सिर्फ आप 49% तक ही इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो इसका भी ले लें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पुटअप हो सकता है। नेक्स्ट अगर आप देखें, पावर एक्सचेंज में 49%, और पेट्रोलियम रिफाइनरीज जो हमारे देश के अंदर हैं, जो पीएसयू के थ्रू होती हैं, उसमें भी आप 49% तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट थे वो क्या थे, वो थे आपके ऑटोमेटिक रूट, जहां गवर्नमेंट से प्रियोर परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बट अब हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट रूट की। गवर्नमेंट रूट के थ्रू इन्वेस्टमेंट हमेशा तभी होगा जब गवर्नमेंट आपको अप्रूवल देगी। विदाउट अप्रूवल यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट रूट। गवर्नमेंट रूट में बिना प्रपोजल के आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इसके अंदर देखिए कहा बताया गया है कि इसके अंदर आपको बाकायदा एक अप्लीकेशन करना पड़ेगा, फिर जाके आपका पोर्टल मिलेगा इन्वेस्टमेंट करने का। इसे हम सिंगल विंडो क्लियरेंस भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस किसे वो किसके अंदर आता है, तो वो आपका आता है गवर्नमेंट एफडीआई रूट के अंदर। एक बात और इम्पॉर्टेंट है, ये जो पूरा का पूरा फंडा है आपका गवर्नमेंट रूट एफडीआई का, ये हमारे देश के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि जब हम गवर्नमेंट रूट के थ्रू एफडीआई करते हैं तो उसमें कौन सी गवर्निंग बॉडी उसको मतलब प्रमोट करती है, उसको हेल्ड करती है। तो DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड इसका सही ऑप्शन होगा। अब हम देखिए इसके अंदर हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट के क्या सिस्टम है। तो ब्रॉडकास्टिंग में आप 49% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैंकिंग एंड पब्लिक सेक्टर के अंदर आप 20% तक। फूड प्रोडक्ट के अंदर 100%। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज के अंदर 100%। मल्टी ब्रांड रिटेलिंग के अंदर
51%, मिनरल्स वाली जो कंपनीज हैं उसमें 100%, प्रिंट मीडिया वगैरह के अंदर 100%, चाहे प्रिंट मीडिया के अंदर पब्लिकेशन हो, चाहे जर्नल हो, चाहे आपका साइंटिफिक और टेक्निकल मैगजीन हो, इन सभी में 100% इन्वेस्टमेंट हो सकता है। सैटेलाइट इस्टेब्लिश एंड ऑपरेशन, उसमें भी 100%, और प्रिंट मीडिया के अंदर जो न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स और इंडियन एडिशंस आते हैं मैगजीन्स वगैरह के, उसके अंदर 26% तक आप कर सकते हैं। इसमें करंट अफेयर्स वगैरह भी शामिल होती है। अब आप आ जाइए सेक्टर वेयर एफडीआई इज़ प्रोहिबिटेड, वो सेक्टर जिसमें आप एफडीआई फिलहाल नहीं कर सकते हैं। तो पहला कौन सा है? एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन। एग्रीकल्चर और जो प्लांटेशन की एक्टिविटी है उसके अंदर आप मतलब क्या कर सकते हैं? एफडीआई नहीं कर सकते हैं। उसमें कुछ चीज़ों पर आपको छूट है, जैसे कि इसके कुछ एक्सेप्शनल हैं, जैसे कि आपका हॉरिकल्चर हो गया, आपका फिशरीज़ हो गया, टी प्लांटेशन हो गया और एनिमल हस्बेंड्री हो गई। तो इनमें क्या है, ये इसके एक्सेप्शन है। इनमें तो होता है इन्वेस्टमेंट, लेकिन बाकी एग्रीकल्चर और प्लांटेशन पे, नॉर्मल पे नहीं होता है। इनको अगर आप छोड़ दें तो इनमें नहीं होता। नेक्स्ट आपका एटॉमिक एनर्जी पे भी आप एफडीआई, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया था, नहीं पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोहिबिटेड है एफडीआई के लिए। ये क्वेश्चन शायद मुझे लग रहा है 2018 के एग्जाम के अंदर यूजीसी नेट कॉमर्स के अंदर पूछा जा चुका है। तो एटॉमिक एनर्जी में ये भी प्रोहिबिटेड है। निधि कंपनीज भी प्रोहिबिटेड हैं। लॉटरीज, चाहे वो ऑनलाइन, प्राइवेट, गवर्नमेंट, सबके सब प्रोहिबिटेड हैं। चिट फंड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट प्रोहिबिटेड है। ट्रेडिंग इन टीडीआर्स, ये भी प्रोहिबिटेड है। गैम्बलिंग और बेटिंग, आजकल आईपीएल वगैरह में खूब बेटिंग वेटिंग चल रही है, तो वो भी सब क्या है? प्रोहिबिटेड है। सिगार, सिगरेट और एनी तंबाकू प्रोडक्ट, ये सारे क्या हैं? प्रोहिबिटेड है। और हाउसिंग एंड रियल एस्टेट, ये भी बैन है। इसमें भी आप क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं एफडीआई के थ्रू। इसमें टाउनशिप और कॉमर्शियल जो प्रोजेक्ट हैं इनको छोड़ दें। टाउनशिप और कॉमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लेकिन हाउसिंग और रियल एस्टेट में नहीं। अब जो हमारी न्यू एफडीआई पॉलिसी है उसके कुछ फैक्ट्स देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में उठाया जा सकता है न्यू एफडीआई पॉलिसी से। तो देखिए न्यू एफडीआई पॉलिसी क्या बताती है आपसे। इसने क्या बताया कि अकॉर्डिंग टू न्यू एफडीआई पॉलिसी द एंटिटी ऑफ अ कंट्री विच शेयर अ लैंड बॉर्डर विद इंडिया बेनिफिट्स ओनर ऑफ द इंडिया इन अल्टीमेट। आप थोड़ा थोड़ा इसका मतलब समझिए सिर्फ। जो न्यू एफडीआई पॉलिसी है उसने क्या किया कि इन्वेस्टमेंट को और बेहतर बनाने के लिए, हमारे देश की बाउंड्रीज के बाहर का इन्वेस्टमेंट देश में बढ़े, इसके लिए उसने क्या किया, कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा सा कुछ लिबरलाइजेशन दे दिया, कुछ रियायतें दे दी, जिससे क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट आसान हो गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए, यानी कि सिटीजन ऑफ एनी सच कंट्री कैन इन्वेस्ट ओनली द गवर्नमेंट रूट। कुछ रूल्स बना दिए कि भाई कोई भी बंदा जो आएगा इन्वेस्टमेंट करेगा वो सिर्फ गवर्नमेंट रूट के माध्यम से ही इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप विद एफडीआई डील बेनिफिट एनी कंट्री दैट शेयर बॉर्डर बिल विच विल बी नीड गवर्नमेंट अप्रूवल। कोई भी तरीके का अगर एफडीआई आप करना चाहती है कोई कंट्री, तो उसमें क्या करेगी? वो हमारे देश की गवर्नमेंट से या आरबीआई से अप्रूवल उसे लेना पड़ेगा। ये इसलिए कर दिया गया क्योंकि हाल ही में कुछ विवाद उत्पन्न हुए हैं, तो उन विवादों से बचने के लिए इस तरीके की सुविधाओं को लागू करना जरूरी है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम के लिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। द अर्लियर एफडीआई पॉलिसी वॉज लिमिटेड टू अलाउइंग ओनली बांग्लादेश एंड पाकिस्तान वाया गवर्नमेंट रूट इन ऑल सेक्टर। यानी बांग्लादेश, पाकिस्तान पहले ऐसे दो देश थे जो हमारे देश में एफडीआई विदाउट गवर्नमेंट रूट नहीं कर सकते थे। इनको गवर्नमेंट रूट ही दिया गया था क्योंकि दोनों घटिया देश हैं और आप सब इनसे बाकायदा वाकिफ़ हैं। अभी क्या हो गया कि अभी चाइना को भी इसी कैटेगरी के अंदर शामिल कर लिया गया है, क्योंकि चाइना भी हमारे देश में एफडीआई, सारा का सारा एफडीआई गवर्नमेंट रूट से ही करेगा, ऑटोमेटिक रूट से नहीं कर सकता है। ये कुछ पॉलिसीज़ का नया पार्ट है। ये चाइना वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिल्कुल नया है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है। अब देखिए आपको बेनिफिट्स पढ़ने हैं, तो एफडीआई के जो बेनिफिट हैं, पहला बेनिफिट क्या है? ब्रिंग इन फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भाई एफडीआई से क्या होता है? हमारे देश के अंदर कैपिटल बढ़ती है, और सबसे रोना हमारे देश का कैपिटल का ही है, इसीलिए हम लोग बिजनेस में पीछे हैं। तो एफडीआई क्या है कि हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बढ़ाएगी, इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट है ब्रिंगिंग इन न्यू टेक्नोलॉजी, स्किल एंड नॉलेज। अब बताइए दूसरी कंपनी हमारे देश में अगर इन्वेस्ट करेगी तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ की वो नई टेक्नोलॉजी लेके आएगी, स्किल्ड लेबर वहाँ से आएंगे, उनकी नॉलेज का हमें फ़ायदा मिलेगा, तो ये अल्टीमेट बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट है जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इससे क्या होगा कि जब इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ ऑटोमेटिकली क्रिएट होंगी। नेक्स्ट है ब्रिंग इन मोर कॉम्पिटेटिव बिजनेस एनवायरनमेंट। जब एफडीआई होगा तो ऑब्वियसली कंपटीशन फिर तगड़ी हो जाएगी, दूसरे देश के लोग कंपटीशन करेंगे, अल्टीमेट कस्टमर को कंपटीशन में हमेशा फ़ायदा मिलता है। नेक्स्ट है इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आपका बिल्कुल नो डाउट बढ़ जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बेहतर होगी तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट तो स्वाभाविक है बढ़ेगा ही बढ़ेगा।
कुछ नुकसान है, नुकसान देखिए, इट कैन इफेक्ट द डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, इससे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को नुकसान हो सकता है, उसे कहीं ना कहीं उसे दिक्कत हो सकती है, लेकिन अब चूंकि एफडीआई जरूरी है तो फिलहाल तो किया ही जाता है। नेक्स्ट है स्मॉल कंपनीज इन कंट्री में बी एबल टू विद स्टैंड ऑन ऑनस्लॉट एमएनसीज इन देयर सेक्टर। कहा गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए कुछ मामलों में दिक्कतें हो सकती हैं, तो इस वजह से एफडीआई ज़्यादा इंक्रीज़ करना हमारे देश की डोमेस्टिक मार्केट के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। नेक्स्ट है एफडीआई में आल्सो एडवर्सली इफेक्ट द एक्सचेंज रेट, ये पार्ट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। एक्सचेंज रेट को भी ये कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, क्योंकि जब हमारे देश की करेंसी की डिमांड बाहर बढ़ती है तो हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो इम्प्रूव होता है, लेकिन अगर हमारे देश के अंदर विदेशी करेंसी की डिमांड बढ़ेगी तो हमारा जो एक्सचेंज रेट होगा वो डिक्रीज़ होगा, तो कहीं ना कहीं ये मैटर करता है, यानी कि एक्सचेंज रेट पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है गवर्नमेंट के मेजर्स, गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप लिए हैं फिलहाल एफडीआई को बढ़ाने के लिए। तो पहला गवर्नमेंट ने क्या किया कि प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। सन 2020 के अंदर एक स्कीम लाई गई बेसिकली इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के लिए, जिनको प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, यानी वो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उन्हें कुछ बेहतर सुविधाएं वगैरह प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट है आपका देखें इन 2019 जो आपकी 2017 की पॉलिसी थे उसको क्या किया, कुछ चेंज किया और 100% एफडीआई कर दी किसमें, कोल माइनिंग एक्टिविटीज़ में। कोल माइनिंग में पहले 100% नहीं था, 2017 के अंदर जो एक्ट था उसको चेंज करके 19 में 100% कर दिया। ये क्वेश्चन भी नया है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए होंगे, पूछा जाएगा कि हाल ही में किस सेक्टर का जो एफडीआई है वो इम्प्रूव किया गया। 4 ऑप्शन होंगे तो उसमें कोल एंड माइनिंग का इम्प्रूव किया गया। थर्ड अगर आप देखें तो इसके अंदर देखिए बताया गया है कि 2019 के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे 100% ऑटोमेटिक रूट जो है उनको चालू किया गया। जैसे कि कुछ एग्जांपल आप ले सकते हैं जिनके अंदर 100% कर दिया गया है। जैसे एग्जांपल के लिए आपका जो ट्रेन वगैरह रेलवे वगैरह का हो गया तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें दी गई हैं, बढ़ाई गई हैं। नेक्स्ट अगर आप देखिए फोर्थ में गवर्नमेंट परमिट 26% एफडीआई इन डिजिटल, पहले डिजिटल सेक्टर में एफडीआई नहीं थी, 26% अभी उसमें अलाउ कर दी गई है। नेक्स्ट अगर आप देखें फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपका जो है कुछ चीज़ों में स्टार्ट किया गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल, सरकार ने एक FIEP पोर्टल लॉन्च कर दिया, जिससे क्या है कि इन्वेस्टमेंट करने में जो दिक्कत आ रही थी उस दिक्कत को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो फैसिलिटेशन पोर्टल किस डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये क्वेश्चन आएगा, इसमें ऑप्शन सही होगा आपका डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये भारत के जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है उसके सब डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। नेक्स्ट एफडीआई इनफ्लो फर्दर एक्सपेक्ट इंक्रीज, कुछ चीज़ों में जैसे एफडीआई बढ़ाया गया है, फटाफट देख लीजिए इसको यहाँ से। जैसे कि प्राइवेट ट्रेन स्टार्ट कर दी गई, डिफेंस के अंदर स्टार्ट किया गया, डिफेंस में पहले 49% था जिसे 74 कर दिया गया। तो एयरपोर्ट आजकल सुन ही रहे हैं कि एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, उसे हम डिसइन्वेस्टमेंट एक्चुअली बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं धीरे धीरे करके एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। अब आप देखें तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, एफडीआई को कौन कौन से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है कंट्रोल करते हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है कि कौन कौन से लीगल एक्ट जो हैं उस पर अप्लाई होते हैं। तो एक तो कंपनीज एक्ट 1956 या जिसे 2013 कह सकते हैं, दूसरा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड एक्ट 1992 जिसे हम सेबी रेगुलेशन बोलते हैं, ये अप्लाई होता है। फीमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट अप्लाई होता है। फॉरेन ट्रेड रेगुलेशन डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1992 अप्लाई होता है। सिविल प्रोसीजर कोड 1908, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, आर्बिट्रेशन एंड कंसलेशन 1996 और कंपनी एक्ट 2000 कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, इनकम टैक्स 1961 और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ये सारे इसका लीगल फ्रेमवर्क है, ये लोग मिलके पूरे एफडीआई को कंट्रोल करते हैं। मतलब एफडीआई बाकायदा सिस्टमेटिक ढंग से चल पाए, इसके लिए इन एक्टों को सिक्योर किया गया। अब देखा जाए इसमें कुछ गवर्निंग बॉडीज़ होती हैं एफडीआई की, वो कौन कौन सी हैं। तो पहला फॉरेन डायरेक्ट प्रमोशन बोर्ड FIPB, दूसरा डायरेक्ट डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, ये भारत के कॉमर्स और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर आता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और डॉक्टर जनरल ऑफ इंडिया DGFT, डॉक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड भी इसका ट्रेडिंग मतलब अथोराइज बॉडी है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये अथोराइज बॉडी है। सेबी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और
जो सेवरल मिनिस्ट्रीज़ हैं आपके, जैसे पावर, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, ये सारे इसके अथोराइज पार्ट हैं। तो आई थिंक ये जो लेक्चर है थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन काफ़ी चीज़ें आपको इससे संबंधित समझ आई होंगी, और मुझे लग रहा है कि ये जो पूरा का पूरा लेक्चर है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर कोई किसी तरीके का कोई क्वेश्चन है आपके पास इस लेक्चर से संबंधित, तो आप मुझे कमेंट करें, और उसका जो भी बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा वो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।